हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं लेके आई हूँ जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीव प्रक्रम, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पिछले वीडियो में बताए थे और कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को पिछला वाला वीडियो जो हमने बताया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया था, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हम लेके आए अगला टॉपिक। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके में समझाएं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमने उसमें बताया था पिछले वाले टॉपिक में, तो अमीबा एक वर्ड आया था, तो उसके बारे में हम बताएंगे। अमीबा जो है ये यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए हम बताते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख नहीं होता है। अमीबा सामान्यतः कूटपादों की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, वह इसमें भोजन करने के लिए कोई मुख नहीं होता है। अमीबा सामान्यतः कूटपादों की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। अमीबा जो है वो कूटपादों की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये कूटपाद जो होते हैं ये भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। आइए हम डायग्राम की सहायता से बताएंगे आप लोगों को। और परस्पर मिलकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ये जो हमारा खाद्य कण है और ये कूटपाद हैं और ये अमीबा का केंद्रक है। अमीबा जो होता है वो टेढ़ी मेढ़ी आकृति का होता है, कोई गोल आकृति नहीं होती अमीबा की। तो ये जो कूटपाद हैं, ये देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये जो कूटपाद हैं ये रहा आपका खाद्य पदार्थ। तो अमीबा के ये जो कूटपाद हैं ये भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये जो खाद्य कण होता है, जैसे भी कोई खाने वाली चीज़ होती है उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ ऊपर था और ये कूटपाद थे। अब ये यहाँ दूसरे डायग्राम में कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है, ये जो हमारे ये भोजन का कण है, खाद्य कण, ये देखो अमीबा के अंदर आ गया। इसने चारों ओर से खाद्य पदार्थ को रिक्तिका के अंदर घेर लिया है। जिसे ये देखो पहले खाद्य कण यहाँ था, फिर उसके बाद कूटपाद घेर लेते हैं, फिर ये खाद्य पदार्थ रिक्तिका के अंदर आ जाता है, जिससे अमीबा भोजन करता है। जिससे अमीबा क्या करता है, भोजन करता है। तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा मृतोपजीवी तथा परजीवी पोषण में अंतर। मृतोपजीवी तथा पोषण में अंतर। मृतोपजीवी तथा मृतोपजीवी पोषण तथा परजीवी पोषण हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आइए हम बताते हैं। जो मृतोपजीवी पोषण होता है, मृतोपजीवी सड़ी गली वस्तुओं, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो मृतोपजीवी होते हैं ये सड़ी गली वस्तुओं, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। तो उसी का अंतर का मतलब उल्टा, इसके विपरीत, ये हुआ हमारा मृतोपजीवी। अब हम बताएंगे परजीवी। परजीवी अपना भोजन जीवित पोषक से प्राप्त करते हैं। ये जो परजीवी होते हैं ये अपना भोजन जीवित प्राणी से प्राप्त करते हैं। और मृतोपजीवी जो होते हैं वो मृतोपजीवी सड़ी गली वस्तुओं, मृत कार्बनिक पदार्थ, ये मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और परजीवी अपना भोजन जीवित पोषक से प्राप्त करते हैं। ये था हमारा पहला अंतर। अब हम दूसरा बताएंगे। ये जटिल मृतोपजीवी ये जटिल पदार्थों का शरीर से बाहर पाचन करके
पचे भोज्य पदार्थों को अपनी और सतह से अवशोषित कर लेते हैं। मृतोपजीवी जो होते हैं ये जटिल पदार्थों, यानी जटिल का मतलब कठोर, ये जटिल पदार्थों का शरीर से बाहर पाचन करके, ये जो होते हैं मृतोपजीवी ये जटिल पदार्थों का शरीर से बाहर पाचन करके पचे भोज्य पदार्थों को अपनी ओर सतह से अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित का मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसे मृतोपजीवी कहते हैं। और उदाहरण क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? कवक, जीवाणु आदि। जीवाणु जो होते हैं ये भोजन अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं, कवक भी भोजन अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं आदि। और भी कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मृतोपजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे परजीवी। परजीवी में भोजन प्राप्त करने के लिए चूषकांग होते हैं। ये जो परजीवी होता है इसमें भोजन प्राप्त करने के लिए चूषकांग होते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर। ये जो हमारा स्वपोषी पोषण है ये सारे टॉपिक हम पिछले बता चुके हैं आप लोगों को। ये जो हैं अभी ये दोनों में अंतर हम बताएंगे, इन दोनों में भी अंतर बताए हैं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड सन 2026 की दृष्टि से। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है आपके परीक्षा में। तो ये जो है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं। स्वपोषी पोषण जो होता है यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण जो है यह हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। स्वपोषी पोषण जो है यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे विषमपोषी पोषण। इनमें मतलब कि विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की सहायता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। सामान्य भाषा में हमने आप लोगों को क्या बताया था? विषमपोषी पोषण वे पोषण जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। उसी की ये परिभाषा। इनमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को दूसरा। ये हमारा था पहला अंतर। अब हम बताएंगे दूसरा अंतर। यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है। ये जो स्वपोषी पोषण है यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है। स्वपोषी पोषण जो है यह हरे पौधे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसमें स्वपोषी पोषण ही होता है, जैसे हमने आप लोगों को बताया है। अब हम बताएंगे ये विषमपोषी पोषण में दूसरा अंतर। यह प्रायः सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होते हैं। विषमपोषी पोषण में क्या होता है? वे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। यह प्रायः सभी जंतुओं,
ये सभी जीव जंतुओं के लिए होता है। जैसे कि वे सभी जीव जंतु जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि जंतु जो होते हैं वो भी किसी दूसरे पर निर्भर होकर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और मानव भी अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहकर प्राप्त करता है। जैसे कि मानव अनाज के लिए अनाज पर निर्भर रहता है, वो भी किसी पेड़ पौधों से अनाज प्राप्त होता है जो मानव खाता है। परजीवी जो होते हैं ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और कवक आदि में होते हैं। इन सभी में क्या होता है, विषम पोषण होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, पोषण। ये जो मानव में पोषण, अगला टॉपिक हमारा क्या है, पोषण। पोषण जो है मानव में किस प्रकार होता है, तो आइए हम बताते हैं। मानव में पोषण, मानव के शरीर में एक बार भोजन प्रवेश कर जाता है तो उसके क्या क्रियाकलाप होते हैं। जैसे कि मानव जो भोजन को ग्रहण करता है उसके बाद जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि भोज्य पदार्थों का आहार नाल में पाचन दो प्रकार से होता है। ये जो हमारे मानव शरीर में आहार नाल होता है वो भोजन ग्रहण करती है, उसमें भी पाचन दो प्रकार से होते हैं। जो होते हैं भोज्य पदार्थों का आहार नाल में पाचन दो प्रकार से होते हैं। जैसे कि पहला क्या है, यांत्रिक या भौतिक पाचन। यांत्रिक या भौतिक पाचन ये मानव में पोषण है। आहार नाल में पाचन कैसे होता है हम बताएंगे आप लोगों को। पहला है यांत्रिक या भौतिक पाचन, दूसरा है रासायनिक पाचन। तो अब हम जानेंगे मनुष्य की आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल जो होती है, मनुष्य की आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैली एक 8 से 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। मानव की जो ये आहार नाल है, ये मानव यहाँ से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसके बाद होता हुआ ये यहाँ अमाशय में आता है, फिर ये धीरे धीरे बड़ी आंत से छोटी आंत ऐसे प्रवेश कर कर ये मल के रूप में मानव त्यागता है, जिससे पोषण के लिए बहुत से विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि ये सभी पोषण के द्वारा ही, मानव के भोजन के द्वारा ही मनुष्य को मिलता है। तो ये जब यहाँ से भोजन ग्रहण करता है, ये यहाँ पे यह मनुष्य की जीभ होती है और ये मनुष्य का मुंह, जिसे मुख गुहा भी कहते हैं, ये ग्रसिका है और ये डायफ्राम है। ये जो देख रहे हैं ये अमाशय है। अमाशय में भोजन का पाचन होता है और ये पित्त है, जिससे पित्त रस निकलता है और भोजन का पाचन होता है। ये हमारी पित्त नली है और ये जो दिख रहा है ये यकृत है और ये अग्नाशय है। ये हमारी बड़ी आंत है और ये क्षुद्रांत्र है, ये दोनों, और ये परिशेषिका है, इसे मलद्वार भी कहते हैं, और ये गुदाद्वार है, ये बृहदांत्र कोलान है। आइए हम आप लोगों को इन सभी प्रकार जो हैं इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये ग्रसिका है, ये मानव जो है ये भोजन यहाँ से ग्रहण करता है, धीरे धीरे यहाँ पे चबाने के बाद भोजन लार में मिश्रित हो जाता है, उसके बाद भोजन की धीरे धीरे लुगदी बन जाती और ये प्रवेश करता हुआ यहाँ से अमाशय में आता है, जो कि अमाशय में भोजन आने के बाद यहाँ से पित्त रस थोड़ा सा निकलता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद भोजन धीरे धीरे बड़ी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत से होता हुआ मल के रूप में बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? आइए हम इन सभी के ये जो भाग हैं इनको हम जानेंगे विस्तार से। आइए हम जानते हैं मुख एवं मुख गुहिका। ये जो हमारे मनुष्य की आहार नाल का पहला भाग है, जिसे
मुख गुहा में जीभ स्थित होती, जो कि हमने आप लोगों को डायग्राम में बताया था। मुख गुहा में जो होती है वो जीभ स्थित होती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों पर गर्त दंती, विषम दंती तथा द्विबार दंती प्रकार के दांत लगे होते हैं। मनुष्य के दोनों जबड़ों पर ये 3 प्रकार के दांत लगे होते हैं, जिससे मनुष्य भोजन को चबाता है, जिससे भोजन जो है वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। और मुख गुहा में लार ग्रंथियों नलिकाओं के द्वारा खुलती हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिकाओं के द्वारा खुलती हैं, जिससे लार स्रावित होती है। मुख गुहा में जो है लार ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा खुलते हैं, जिससे लार स्रावित होती है और भोजन धीरे धीरे अपने आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा। और दूसरा हमारा क्या था, ग्रसनी जो है आहार नाल का दूसरा भाग था। ये ग्रसनी जो है यह मुख ग्रासन गुहिका का पश्च भाग है। ग्रसनी घाटी द्वार, ग्लाटिस द्वारा, श्वास नली और निगल द्वार द्वारा ग्रास नाल में खुलती है। ग्रसनी जो होती है यह मुख ग्रासन गुहिका का पश्च छोटा भाग है। ग्रसनी घाटी द्वार या ग्लाटिस द्वारा, श्वास नली और निगल द्वार द्वारा ग्रास नाल में खुलते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रास नली जो है यह पतली तथा लंबी नलिका होती है। इसमें अनुलंब पेशी वलय पाए जाते हैं। ग्रास नली जो होती है एक पतली लंबी नलिका होती है, इसमें अनुलंब जो है पेशी वलय पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है। ग्रास नली ये जो है यह पतली तथा लंबी नलिका होती है, इसमें अनुलंब पेशी वलय पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अमाशय। यह आहार नाल का चौड़ा भाग है। बताया था ना हमने आप लोगों को, यह आहार नाल का चौड़ा भाग है। अमाशय तथा ग्रास नाली के बीच जठराग्मी अवरोधनी या कार्डियक अवरोधनी होती हैं। अमाशय जो है यह आहार नाल का चौड़ा भाग है। अमाशय तथा ग्रास नाल के बीच जठराग्मी अवरोधनी या कार्डियक अवरोधनी होते हैं। फिर हम जानेंगे छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे सकरा यानी कि सबसे पतला व लंबा भाग होता है। छोटी आंत यह आहार नाल का संकरा तथा लंबा भाग होता है। मनुष्य की छोटी आंत जो होती है वो लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत को इसकी संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका पहला भाग क्या है, पहला भाग अमाशय के साथ यू का आकार बनाता है। पहला भाग जो है वो अमाशय के साथ यू का आकार बनाता है। किसका, छोटी आंत का, जिसे हम लोगों ने उसको इसकी संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसका पहला भाग अमाशय के साथ यू का आकार बनाता है, उसे ग्रहणी कहते हैं। जो यू का आकार बनाता है छोटी आंत में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ये MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अमाशय का पहला भाग अमाशय के साथ यू का आकार बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्यतः हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। और इसका दूसरा भाग जो है मध्यांतर है और तीसरा भाग इलियम है। ये आप लोग बुक में देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो लगभग 5 से 6 नंबर का होता है। तो इसमें बहुत वैसे भी लॉन्ग हो गया, हमने बहुत शॉर्ट करके आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग ज़्यादा बारीकता से देखना चाहते हैं तो आप लोग बुक या मॉडल में देख सकते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत यह आहार नाल का अंतिम भाग है।
बड़ी आंत जो है यह आहार नाल का अंतिम भाग है। बड़ी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे अंतिम यानी कि सबसे लास्ट भाग है। आहार नाल का अंतिम भाग है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग उडुक या सीकम होते हैं, इससे एक अंधनाल जुड़ी होती है। पहला भाग जो है बड़ी आंत का वो उडुक या सीकम होते हैं, जिससे अंधनाल जुड़ी रहती है। दूसरा भाग बृहदांत या कोलन होता है। बड़ी आंत का दूसरा भाग क्या होता है? बृहदांत या कोलन होता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय या रेक्टम कहलाता है। बड़ी आंत का जो है अंतिम भाग वो मलाशय या रेक्टम कहलाता है। ये बड़ी आंत के अंतर्गत में आता है, जिसे हम लोग बड़ी आंत का अंतिम भाग जो है उसे मलाशय या रेक्टम कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं अपना अगला टॉपिक है हमारा आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियाँ भी होती हैं जो हम बताएंगे। पहला क्या है? लार ग्रंथियाँ जो हैं वो आहार नाल से पाचक ग्रंथियों में के अंतर्गत आती हैं। तो आइए हम बताते हैं। अब मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे इनसे लार स्रावित होती है। मनुष्य में जो है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इनसे लार स्रावित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लार ग्रंथियाँ कहते हैं। दूसरा क्या है? यकृत। ये सभी क्या है हमारी? ये पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत ये आ रहे हैं हमारे। तो दूसरा क्या है? यकृत। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है, जो कि हमने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था। यकृत कहाँ पे स्थित होता है? ये जो डायफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। यह 2 पिंडों से बना होता है। दाहिना पिंड पर पित्ताशय तथा यकृत से स्रावित पित्त पाचन में सहायक होता है। दाहिना पिंड जो है दाहिने पिंड पर पित्ताशय तथा यकृत से स्रावित पित्त पाचन में सहायक होता है। ये जो पित्त रस है ये हमारे पाचन में बहुत सहायक होता है। पित्त रस हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा ही सहायक होता है। तो आइए हम जानते हैं तीसरा क्या है हमारा पाचक ग्रंथियों में। तीसरा क्या है हमारा? अग्नाशय, जो कि हमने बताया था, आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह ग्रहणी की भुजाओं के मध्य स्थित होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह ग्रहणी की भुजाओं के मध्य स्थित होती है। इसके बहिस्रावी भाग से अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अग्नाशय जो है यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह ग्रहणी की भुजाओं के मध्य स्थित होती है। इसके बहिस्रावी भाग से क्या होता है? अग्नाशयी रस स्रावित होता है। तो हमने बताया था मनुष्य में पाचन जो है वो 2 प्रकार से होता है, यांत्रिक या भौतिक पाचन। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को यांत्रिक या भौतिक पाचन। यांत्रिक पाचन जो है भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना। यांत्रिक पाचन जो है वो भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन का आगे खिसकना आदि, ये सब हमारे क्या है? यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आते हैं। यांत्रिक पाचन में मनुष्य भोजन को चबाता है, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाकर आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे खिसकना आदि, ये सब हमारे क्या हैं? यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आते हैं। और हमारा ये क्या है? दूसरा ये है हमारा रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन जो है आइए हम बताते हैं। रासायनिक पाचन
पाचक एंजाइम्स जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक पाचन कहते हैं। रासायनिक पाचन जो होता है वो पाचक एंजाइम्स जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों, ये जो रासायनिक पाचन होता है वो पाचक एंजाइम्स जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक पाचन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है आहार नाल वाला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। आप देख सकते हैं मॉडल में भी ये आहार नाल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 यूपी बोर्ड। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको बारीकता से पढ़ के तब एग्ज़ाम देने जाना। एग्ज़ाम में आप लोगों के बहुत कम दिन बचे हैं, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ें, पढ़ाई में ज़्यादा समय दें, इधर उधर की चीज़ों में इतना ध्यान मत दें। तो अगला टॉपिक है हमारा मानव हृदय। मानव हृदय जो है ये भी हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। मानव हृदय, मानव हृदय जो है मानव का हार्ट। आइए हम जानते हैं, हृदय परिसंचरण तंत्र एक महत्वपूर्ण भाग है। हृदय परिसंचरण तंत्र का है एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। शरीर में रक्त जैसे परिसंचरण माध्यम की उपस्थिति की ही अनिवार्य नहीं है, इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए पंप की भी आवश्यकता होती है। ये जो मानव का हृदय है ये हृदय परिसंचरण तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। शरीर में रक्त जैसे परिसंचरण, शरीर में जो हमारा रक्त होता है उसके परिसंचरण माध्यम की उपस्थिति की ही अनिवार्य नहीं है, इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए हृदय जो है, हृदय को पंप की भी आवश्यकता होती है। हृदय जो है वो हमारा पंप का कार्य करता है, पूरे शरीर से ब्लड को लाता है, फिर उसको शुद्ध करके पूरे शरीर में भेजता है। हृदय की पंप की तरह कार्य करता है। हृदय जो है हमारा वही पंप की तरह कार्य करता है। यह रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। हृदय जो है, हृदय पंप की तरह कार्य करता है, वह रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। क्या ये हमारा हृदय जो होता है ये रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। छोटी से बड़ी सारी धमनियों, सिरों में, पूरे शरीर में हमारा हृदय ही रक्त को पहुंचाता है। आइए हम आप लोगों को बताते हैं अगला जो है मानव हृदय की आंतरिक संरचना। मानव हृदय की जो संरचना होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो आइए हम बताते हैं। मानव हृदय की आंतरिक संरचना जो होती है ये रही हमारी मानव हृदय की आंतरिक संरचना। ये देख रहे हैं दोनों आलिंद, ये क्या है, ये बायां आलिंद है और ये दायां आलिंद है। दोनों आलिंद एक अंतरा आलिंद पट द्वारा दाएं तथा बाएं आलिंद में बटे रहते हैं। ये जो अंतरा आलिंद पट है इसके द्वारा, इसके कारण ही दाएं और बाएं आलिंद में बटे रहते हैं। दाएं आलिंद में पश्च महाशिरा, ये जो दाएं आलिंद में पश्च महाशिरा तथा अग्र महाशिरा पाई जाती है। ये जो हमारी ये पश्च महाशिरा है और ये अग्र महाशिरा, ये हमारी आलिंद में, ये जो दायां आलिंद होता है इसमें पश्च महाशिरा तथा अग्र महाशिरा खुलती है। बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली दोनों फुफ्फुसीय शिराएं खुलती हैं। ये फुफ्फुस शिरा है, ये फुफ्फुस शिरा ये जो रक्त को लाती है तब ये खुलती है और फिर ये पंप करके
धमनी की ओर भेज देती है। फुफ्फुसी शिराएं खुलती हैं। एक अंतरा निलय पट निलय को दाएं व बाएं निलय में बांटता है। ये जो अंतरा निलय पट होता है, ये अंतरा निलय पट जो होता है, ये अलिंद जो होते हैं निलय, इनको दाएं व बाएं भागों में बांटा जाता है। ये हमारा दायां निलय है और ये हमारा बायां निलय है। निलय का पेशी स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। ये जो निलय है, इसका पेशी स्तर जो है वो सबसे अधिक मोटा होता है। दाएं निलय से पल्मोनरी चाप निकलती है। जो दायां निलय है, इससे एक पल्मोनरी चाप निकलती है और बाएं निलय से कैरोटिक सिस्टेमिक चाप निकलती है। दाएं निलय से क्या निकलते हैं? पल्मोनरी चाप, और बाएं निलय से कैरोटिक सिस्टेमिक चाप निकलती है। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2026 की तरफ से। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया। ये 2 नंबर में भी आ सकता है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना बनाइए, 2 नंबर में अति लघु उत्तरी में भी पूछ सकते हैं। और ये जो हृदय का आंतरिक संरचना व इसकी क्रिया विधि लिखिए, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमारी 5 या 6 नंबर का होता है। तो आइए हम जानते हैं मानव हृदय की क्रिया विधि। और जो है हम बताएंगे आप लोगों को, मनुष्य जो है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार हृदय धड़कता है। जैसे कि हृदय हमारे शरीर में रक्त को पंप करता है। तो हम बताएंगे इसमें मानव हृदय की क्रियाविधि में ये सभी चीज़ें हम बताएंगे। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को मानव हृदय की क्रियाविधि। मानव हृदय की क्रियाविधि जो है, मानव हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर एकत्रित करके पुनः उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। मानव हृदय की क्रिया विधि जो है, मानव हृदय का प्रमुख कार्य यही है कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके पुनः उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। हृदय जो है वो शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। हृदय निरंतर लयबद्ध रूप से, हृदय जो है वो निरंतर लयबद्ध रूप से, हृदय निरंतर जो है वो लयबद्ध रूप से शिथिल होने को, हृदय जो है वो निरंतर लयबद्ध रूप से शिथिल होता रहता है। इस शिथिल होने की प्रक्रिया को अनुशिथिलन डायस्टोल कहते हैं। ये जो हृदय है वो लयबद्ध रूप से अपनी प्रक्रिया करता रहता है, जिसे इस प्रक्रिया को अनुशिथिलन डायस्टोल कहते हैं। तथा सिकुड़ने को प्रकुंचन सिस्टोल कहते हैं। जब ये हृदय एक बार सिकुड़ता है और शिथिल होता है, हृदय का क्या कार्य है? वो सिकुड़ता है और फिर शिथिल होता है, यानी सिकुड़ता है फिर खुलता है, सिकुड़ता है फिर खुलता है, तथा सिकुड़ने को प्रकुंचन सिस्टोल कहते हैं। निलय के शिथिल होने पर आलिंद से निलय में रक्त एकत्रित हो जाता है। निलय जो है, निलय के शिथिल होने पर आलिंद से निलय में रक्त एकत्रित हो जाता है। जब हृदय में प्रकुंचन होता है तो रुधिर आलिंदों से निलय में तथा निलयों से महाधमनियों में धकेल दिया जाता है। जो हृदय है, जब हृदय में प्रकुंचन होता है तो रुधिर आलिंदों से निलय में, रुधिर जो है वो आलिंद जो हैं उनसे निलय में तथा निलय से महाधमनियों में आगे की ओर धकेल दिया जाता है। जिसे आलिंदों तथा निलयों में ये क्रियाएं क्रमशः तथा एक के बाद एक होती हैं। एक अनुशिथिलन व प्रकुंचन मिलकर हृदय स्पंदन कहलाता है। एक जो है अनुशिथिलन और एक प्रकुंचन, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? हृदय स्पंदन कहलाते हैं। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। हमने आप लोगों को बताया था
मानव का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। यह हृदय स्पंदन की दर कहलाती है और यही हृदय स्पंदन की दर कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।